हाय एवरीवन, दिस इज चंदी सर फ्रॉम मॉडर्न गुरुकुल। आज ही हम लोग का दूसरा वीडियो है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ICSE 2025 स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफन स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे हम लोग इस पे 90 नंबर को हिट कर सकते हैं, 90 मार्क्स को हिट कर सकते हैं। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स बहुत नेग्लेक्ट करते हैं या फिर सोचते हैं इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसका क्या ही प्रैक्टिस करना है, वो तो हम कर ही लेंगे। यहीं पे एक छोटा सा चूक हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट who have almost scored 90, 98, 99, 100 in most of the subjects, but English language में और English literature में कम नंबर लाने के लिए जो कि 70 और 80s में नंबर थे, इसके वजह से उसका टोटल एवरेज परसेंट बेस्ट ऑफ 5 का वो जाके फाइनली 92 में रुक गया। सो दैट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट जज हिम लाइक वो हर सब्जेक्ट्स में खुद को 98, 99, 100 तक लेके गया, बट इंग्लिश लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करने के कारण और इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा कमजोर, उसमें वो इंटेंट नहीं शो करने के कारण उसका टोटल परसेंटेज में कमी आ गया। तो ये गलती हम लोग दोबारा नहीं करना है। इस सब्जेक्ट्स को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। सारा साल नहीं लिए चलेगा, अभी कर सकते हैं। अभी का जो 10 दिन बाकी होगा उस 10 दिन में कैसे अप्रोच होने वाला है और कहाँ कहाँ हम लोगों को नंबर्स कटते हैं, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज पे 90 हिट करना बहुत आसान भी है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, क्या कमियां रह जाता है और क्या क्या हम लोग में गलती होते हैं जो टीचर्स को रिपेल करता है, इंप्रेशन नहीं बना पाते। और ये सबको पता है कि इंग्लिश पेपर 1 एंड इंग्लिश पेपर 2 विल बी योर फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव एग्जाम और ये एज अ होल दोनों सब्जेक्ट्स कंबाइन होके वन ऑफ योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है। सो इंग्लिश अगर डाउन हुआ इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर सब्जेक्ट्स जहां पे तुम बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पा रहे हो, टोटल परसेंटेज को वो गिराने का क्षमता रखते हैं। तो इस पे थोड़ा सीरियसली बात होना चाहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम लोगों को जानना चाहिए और कैसे अपना इंप्रेशन बनाए टीचर्स के दिमाग पे और वो नंबर को खींच के लेके आ जाए। ज्यादा मेहनत नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अभी जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैं तो इस पे कभी काम किया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अभी ये जो लास्ट 10 दिन है, इस 10 दिन में वो भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा टाइम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में फोकस करना है, बस कुछ पोर्शंस जहां पे नंबर कटते उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस पे कैसे हम लोग फोकस कर पाते हैं और क्या सही करने से नंबर्स खींच के टीचर से निकाल सकते हैं, ये इस पे ध्यान करेंगे। इस पे ये वीडियो पे बात करते हैं। चलो जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी एक बार क्वेश्चन पैटर्न, आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो सबको पता है इसका फॉर्मेट्स क्या है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट 20 मार्क्स का हम लोग को स्कूल से मिलेंगे या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर ओरल से मिलने वाला है, जो ICSE का करिकुलम है उसके हिसाब से मिलने वाला है। So let's not think about that 20 and I'm sure every student would have done fabulous in their oral or their project and they're going to get कम बेसी 18 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 18, 19, 20 भी मिल सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को फोकस होना चाहिए 80 मार्क्स पे। ये 80 मार्क्स पे कितना स्कोर कर सकते हैं, मेरा टारगेट रहेगा 90 हिट कैसे किया जा सकता है। तो 90 मतलब लगभग मानना पड़ेगा यहाँ पे 72, 75 तक का मार्क्स हमको लाना पड़ेगा। यस, देखने में तो लग ही रहा है कि ये बहुत हार्ड बात है, कैसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। इस पेपर में मेनली 5 भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एकदम लास्ट में आते हैं ग्रामर, जो कि हम लोगों को आता है 20 मार्क्स टोटल। इस 20 मार्क्स को भी डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टाइम एंड टेंस के ऊपर एक पैराग्राफ टाइप का आता है जिसको वर्ब इन पैसेज कहा जाता है। तो वर्ब्स इन पैसेज
then this is the most easiest thing, and I cannot believe कि a student of class 10 is weak in it. ये हो ही नहीं सकता. ये आगे पीछे पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के, समझ के इसको ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन ऐसा ही चीज है कि जिस पे जितना भी मेहनत कर ले, वो एक आध तो गलती हो जाता है, बट द गुड थिंग इज गलती होंगे प्रीपोजिशंस पे, मान के चल सकते हैं. बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि 8 में 8 डाल देगा. ये 8 कहां से आया? 8 क्वेश्चंस आएंगे, हाफ मार्क्स करके 4 मार्क्स का टोटल होगा. सो द गुड थिंग इज एक गलती हो तो हाफ ही तो जाएगा, राइट? और फिर इसका प्रिपरेशंस कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम लोग कुछ पीडीएफ्स से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट रीड आउट कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं, गेस करते हैं, उसके आंसर से चेक कर लेते हैं खुद ही से घर में, वो हार्डली तुम्हें 15 मिनट लगेंगे. तो इस पे हम लोग और डिटेल्स में बात करते हैं. प्रीपोजिशंस के बाद जो आता है डू एज डायरेक्टेड, जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड डू एज डायरेक्टेड में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम लोग रहता है. लेकिन गुड थिंग अबाउट दिस थिंग इज like you have that what you could called as MCQ options मिलेंगे, so you can read it, थोड़ा बहुत नॉलेज लगेंगे. तो इसके लिए ग्रामर्स का रूल कर लेते हैं. 3 से 4 पेज में पूरा रूल्स बना हुआ है. इफ यू वांट दैट पीडीएफ आई कैन सेंड इट टू यू पर्सनली, यू कैन पिंग मी आउट. एंड फॉर द सेम थिंग गोस फॉर द प्रीपोजिशंस एंड द वर्ब इन पैसेजेस. 2-4 प्रैक्टिस पेपर्स कर लेंगे, काफी है. डू एज डायरेक्टेड, इस पे तो हम लोग अगर मोटा मोटी इस 20 में अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग आराम से 18 तक स्कोर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. क्योंकि अगर नंबर कटा तो प्रीपोजिशंस में कर सकते हैं थोड़ा बहुत. डू एज डायरेक्टेड में उतना गलती होने का चांस नहीं है, एज बिकॉज यू आर गेटिंग दैट एमसीक्यू थिंग एंड वर्ब इन पैसेजेस गुड एनफ. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में. कॉम्प्रिहेंशन एज अ टॉपिक, ये भी कम बेसी 20 मार्क्स का आ जाते हैं. अब इस 20 मार्क्स में कुछ वर्ड मीनिंग रहते हैं, वर्ड मीनिंग्स, समरी रहते हैं, द मोस्ट समरी, जो कि हर स्टूडेंट का थोड़ा बहुत एक एरिया ऑफ कंसर्न रह चुके हैं. जैसे समरी, इसलिए हम इसको स्टार मार्क करते हैं, इस पे बात करना चाहिए. और जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स में बहुत सारा गलतियां हमने देखे हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एकदम क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता है, घूमता है, वो लेके वहां पे जो आंसर्स मिला उसको डायरेक्टली पुट कर दिया, सेम वोकैब के साथ, सेम टेंस के साथ. हम लोग सोचते ही नहीं है कि वो आंसर्स लिख दिए और लगा कि हमने कर दिया, लेकिन ऐसा आंसर्स एक्सेप्टेबल नहीं है. ये चीज के ऊपर और बेहतर जानकारी के लिए यू कैन गो टू द आईसीएसई वेबसाइट्स, एंड वहां पे लास्ट ईयर का जो पेपर चेकिंग का स्टूडेंट एनालिसिस आते हैं उस पे टीचर्स का कमेंट पढ़ा जाए तो पता चल जाएगा कि व्हाट टीचर वांट्स, दैट इज द की टू द सक्सेस. एज अ स्टूडेंट आप मार्क्स तब स्कोर करोगे जब तक आपको पता होगा कि स्टूडेंट टीचर्स जो है कॉपी चेकिंग के टाइम में कौन सा चीज पे गलतियां देखते हैं, कौन सा जगह से मेरा मार्क्स कटते हैं. अगर मार्क्स कट नहीं रहा है तो मार्क्स तो तुम्हारा ही है, पूरा का पूरा 80 मार्क्स तुम्हारा है. You are going to give the paper, you are going to get 80 until and unless you make those mistakes which has been repeated every year. So we need to focus upon the mistakes area of concern. इस वीडियो का अंत तक इस पे ज्यादा बात करेंगे. Okay, so question answers. इस question answers का अप्रोच कैसा होना चाहिए? You have to go through the full comprehension, comprehended. समझो उसमें क्या कह रहे हैं. vocabs यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत बार पूछा है, सर हमको vocab समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है. ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं समझ में आता है. तो दैट रियली डजंट मैटर. एक बंदा सारा वर्ड्स मीनिंग समझ के बैठे हुए ये हो ही नहीं सकता. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एप्रीहेंड इट. आगे पीछे का पढ़ने से उसका मीनिंग के साथ रिलेट करके उस वर्ड्स का मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं. दैट इज इनफ, गुड इनफ. चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स लिखने के टाइम में जनरली इनडायरेक्ट आंसर्स होना चाहिए. इनडायरेक्ट मतलब वो ऐसा है कि मैंने एक बंदा ने कहा कि वो वहां पे गया था, तो उसको हम अपने भाषा में लिखेंगे. कोई जो इंसिडेंट्स बताया गया है वो डायरेक्ट स्पीच में बताया गया होगा, या फिर जो इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है उसको अपने तरीके से, अपना वोकैब से, बस थीम को ले लो, मतलब समझ लो,
और उसको अपने भाषा में लिख दो। तो यहाँ पे अक्सर एक स्टूडेंट्स का और प्रॉब्लम हुआ करता है, सर मेरा वोकैब एकदम सही नहीं है, वोकैब, अब देखो वोकैब सही नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, बट नाउ थिंग इज अगेन एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो, इस समय में दो ही चीज हो सकता है, एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एक पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स में सोचते रहेंगे तो वो चलते रहेगा, वो ओवरथिंकिंग करके एक पहाड़ बन जाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता है। उससे बेहतर मेरा वोकैब ठीक नहीं है, सही है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना आता है मैं सिंपल वर्ड से ही काम चला लूंगा इस बार के लिए। इस बार का आईसीएसई में वोकैब मैटर करते हैं। एक बढ़िया वोकैब वाला बंदा का आंसर स्क्रिप्ट और तुम्हारा एक नॉर्मल मीडियम एवरेज वाला वोकैब वाला आंसर स्क्रिप्ट में टोटल मार्क्स में फर्क हो जाएंगे, शायद 2 से 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स तक। तो इतनी सी तो फर्क आएगा, ठीक है, 4-5 मार्क्स का कमी हो सकता है, बट अगर आंसर फॉर्मेशन में हम लोग ध्यान दें, आंसर सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, इट्स यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स। योर आइडेंटिटी इज नॉट देयर इन द पेपर। तुम कौन हो, तुम्हारा स्कूल में कौन, तुम्हारा क्या रेपुटेशन है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। The one who will be checking doesn't really know about it. What they have is the script, answer script delivered by you in the exam. They will go through it and understand the value and accordingly will be marked. So focus upon what is your past, what things we have done, doesn't matter. What we can do it is writing the answer perfectly and representing in the right manner. That's what is going to fetch you marks, right? So summary पे अलग से बात करेंगे. This is an area of concern for most of the students. Word meaning, as I said, apprehend करके आगे पीछे पढ़ के भी समझा जा सकता है. Synonyms आते हैं कभी कभार word meaning के साथ, कभी कभार synonyms भी डाल देते हैं और कभी कभार antonyms भी डाल देते हैं. I'm using the short form. Question answers तो हो गया, summary हो गया, ये गया 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स हो गया. Next, email and notice. ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट रह जाता है स्टूडेंट्स का. ईमेल अलग है, नोटिस अलग है, नहीं मैंने एक साथ भी लिखा है, वो एक क्वेश्चन में आता है, सो दैट मींस दे हैव टू बी इंटरलिंक्ड. सबसे बड़ा गलती करते हैं स्टूडेंट लोग, उसको इंटरलिंक करना ही भूल जाते हैं. दे व्हाट दे डू इज लाइक ईमेल का जो टॉपिक और नोटिस का टॉपिक है, दोनों को एक साथ पढ़ना है, उसका डेटा इसमें आना है, उस दोनों को एक साथ पढ़ने के बाद कहीं पे ईमेल में मेंशन किया है कि तुम्हारा जो पोजीशन है वो सेक्रेटरीट है और मे बी काउंसिल मिनिस्टर है, कल्चरल मिनिस्टर्स है, तो उसको तुम नोटिस में भी डाल सकते हो, नोटिस में डालना चाहिए, थैंक यू बोल के नीचे में. तो नोटिस और ईमेल का जो है 5+5 का बात है, मतलब 10 मार्क्स का सवाल आ गया यहाँ पे. तो ये जो 10 मार्क्स है, इसमें कोई बंदा को 10 में 10 ही मिलना चाहिए, उससे 1 मार्क्स कम नहीं चाहिए. और वो कैसे पॉसिबल है? अभी हम तो कभी प्रैक्टिस किए नहीं, कर लेंगे, अभी के अभी कर लेंगे, कुछ नहीं करना है. पहला चीज, स्कूल, यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सर फॉर्मेट क्या है, सही फॉर्मेट क्या होता है, मेरा स्कूल में ये बोला, ट्यूशन वाला टीचर ने मैंने ये बोला, मेरा दोस्त ने ये कहा. एक बहुत बड़ा दिमाग पूरा कुक्ड होके रहता है. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. डोंट टेक टेंशन. PDFs are available in the ICSE. You're going to give an ICSE examination, so follow the ICSE strictly. जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो, और उसका गाइडलाइंस PDF फॉर्मेट में आईसीएसई का वेबसाइट में मिलेंगे. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट आउट, यू नीड हेल्प, यू कैन पिंग मी आउट, आई विल डिलीवर इट. ओके, ईमेल एंड नोटिस का फॉर्मेट देखो और रैंडमली कुछ सवाल बनाओ, उस फॉर्मेट को मेंटेन करते हुए. मेक श्योर ईमेल एंड नोटिस आर गेटिंग इंटरलिंक्ड. ज्यादा लंबा नहीं लिखने का. बहुत स्कूल्स में ये बोलते हैं नोटिस बहुत लंबा हो जा रहा है, या फिर ईमेल बहुत छोटा हो जा रहा है, या फिर उल्टा ईमेल को बड़ा लिखना है, नोटिस को छोटा लिखना है. ऐसा कुछ नहीं है. ईमेल्स में 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं अगर, और नोटिस में डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ नोटिस इज देयर. लाइक आई हैव सीन नोटिस published by ICSE website, in the ICSE website, which is a kind of 1 page long, because उस नोटिस में ये बोला है कि शेड्यूल देना है for the football match, और that has to be organized in your school. तो वहाँ पे शेड्यूल जब देना है, शेड्यूल देना है, तो वहाँ पे उसको तो बड़ा होगा. डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, मैटर क्या है. तो इसके लिए ICSE अपना वेबसाइट्स में रूल्स रेगुलेशंस के साथ डेमो डाल चुके हैं, उसको ही फॉलो किया जाए. कोई इधर उधर का बुक्स नहीं फॉलो करते हैं. रीजन इज लाइक ओल्ड बुक्स जो होते हैं उसमें कुछ अलग फॉर्मेट्स बोलते हैं,
टीचर्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जब पढ़े थे तब ईमेल नोटिस थे ही नहीं, या फिर लेटर्स का जो फॉर्मेट हुआ करता था वो बदल गया है। तो एज अ टीचर अगर हम अपना वाला थॉट्स तो आप लोगों को सिखाएंगे तो फिर दैट इज नॉट गोइंग टू बी द राइट वन, राइट। मैं क्या जानता था, मैंने किस टॉपिक पे एग्जाम दिया था, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर फॉर यू। व्हाट इज गोइंग टू मैटर फॉर यू इज व्हाट ICSE has published after 2019 onwards. So focus upon it. Strictly focus upon the rules and regulations given by the boards, no one else. Secondly, ICSE has also released its competency based question for English language. Please go through it. There एक स्पेसिफिक पोर्शन आया है, न्यू इंडक्शन आया है इस साल में। क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस में उतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 99 के आसपास वाला जो क्वेश्चन है, 90 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, वो 100 के आसपास जो क्वेश्चन है, 3 से 4 सवाल वहां पे डाला हुआ है। वहां पे उस क्वेश्चन में कह रहे हैं यू हैव टू राइट क्रिएटिव टाइटल एज वेल एज इवेंट नेम। That is what you need to prepare because that is going to be inducted most probably in this year's question paper. Specimen में ऐसा दिखा नहीं, लेकिन competency based question जो है उसमें ये released हुए हैं, and that is again available in the ICSE website. You can go check through it. They have given you the answers, and for more practice, I have some notes. You can ask for it. I'll share it openly. Anyways, next email notice के बाद चलते हैं हम लोग को letter. इसमें letter again it is going to give you the 10 marks, right? Then AC, the most important topic जहां पे स्टूडेंट लूज आउट करते हैं, this is something needs serious consideration. Students इस AC वाला टॉपिक के ऊपर बहुत ही रिलक्टेंट है, कुछ भी लिख दे, मुझे तो लिखना नहीं आता, कुछ भी लिख दे। कोई तो ऐसे भी होते हैं बस लास्ट में इंग्लिश एसेस लिखेंगे, जो मन में आया उसको उतार देंगे। दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू हिट दिस मार्क। 70 तो कभी ना आएगा, 70 लाया नहीं जाता। 70 के ऊपर 80 में 70 के ऊपर तुम जब नंबर्स लाते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर अचीव करने का सोच रहा है तो वो सॉरी टू से वो स्टूडेंट 70 स्कोर करने नहीं जा रहा है। स्कोर तो उसको तो 80 करना है। वो जो 2-4 गलती, एक आध मार्क्स कटेंगे, करते फाइनली जाके 75 या फिर 74, 73 तक जाके रुकेगा। The more you make mistakes, so the approach is like there are two approach. You are going to score marks. You are going to stop the teacher from cutting your marks. That's the thing. Decide which one you want to be. So अगर अप्रोच सेकेंड वाला होता है कि मैं तो पूरा स्कोर करूंगा, एक आध गलती होता है, ठीक है चलता है, वैसा अप्रोच रहेगा तो you have to give your best in all the pretty like sections. And ये जो chronology यहाँ पे फॉलो किया है, like you have to strictly follow it. ये भी ICSE का गाइडलाइंस में आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं, कुछ बस पेपर करना है, ऐसा नहीं होता है। ये अप्रोच, ये कैजुअल अप्रोच है। What you have done in the whole class 10 really doesn't matter. What you are doing it right now, that is what matters. That is what is going to give you this marks, right? If you want to do it something good, then change yourself, change your approach, know the right tricks, right approach and right representation. Then only you will be able to deliver the best for the ICSE. Okay, ये chronology पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये chronology कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद जाना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट प्रोबेबली नंबरिंग्स में अगर क्वेश्चन 3, 4 उसमें कुछ हुआ तो बट यू हैव टू फॉलो इट इन द असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4। नाउ द क्वेश्चन इज, sir, should I write the EC first because I'm not good at it? Yes, answer to me from my side is yes, you have to give your essay first. Why? I'll give you 3 reasons. First, that is the starting of the exam, and like this is going to be your first exam, and the biggest question of the whole ICSE is of 20 marks. So you have to score maximum. Like for me, for my side, हम यहाँ पे 18 से नीचे कोई, 18 is what I am aiming. 18 मिलना पड़ेगा। 19, 20 मिला, congratulations, you are doing good. You can lose marks from like you have that extra leverage कि यहाँ पे मैंने 20 में 20 स्कोर किया, एक आध यहाँ पे गलती होगा तो भी नंबर में ज्यादा फर्क नहीं होगा। 18 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और कैसे 18 पे नीचे नहीं जाएंगे उस पे बात करेंगे इस वीडियो पे और डिटेल्स में।
सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस क्रोनोलॉजी पे करना है। और इसी इसको अगर पहले आई सेड 3 रीजन, फर्स्ट ये बिगेस्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू पिच योरसेल्फ फॉर द आईसीएसई। अगर ये सही चला गया तो एक अलग सा मोमेंटम बन जाएगा, पूरा पेपर तुम्हारा बढ़िया जाएगा। यू विल हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक लाइक यू नो यू विल बी बैकिंग योरसेल्फ कि मैं कर लूंगा, इससे मेरा बहुत सही गया। नेक्स्ट सेकंड रीजन वुड बी लाइक यू नो एसेस में तुम्हारे पास अगर शुरू में करते हो तो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, दैट रीडिंग टाइम। दिस इज समथिंग व्हिच यू विल मिस इफ यू डोंट डू इट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 15 मिनट्स कैसे, मतलब अगर मैं 35 मिनट्स का टाइम लेता हूं अकॉर्डिंग टू द लाइक यू नो फॉर सॉल्विंग द पेपर, एज ये 2 आवर्स का पेपर है तो हम लोग को टाइम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मेरा छूट गया। यार यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, छूट गया इन द होल एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट इन आईसीएसई। भाई छूट गया मतलब यू आर नॉट गिवन 80 मार्क्स एग्जाम, सो कहां से मार्क्स अच्छा आएंगे? एक नंबर छूटना नहीं चाहिए। ओके फाइन, यू मेड अ मिस्टेक, चलता है, लेकिन मार्क्स अटेम्प्ट करना इज, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड गिव योर बेस्ट, जस्ट नॉट फॉर सेक ऑफ अटेम्प्टिंग, गिव योर बेस्ट। हर एक क्वेश्चन में अपना बेस्ट जरूर देंगे। सो 35 मिनट्स इसके लिए हम सोच के रखें कि मैंने 35 मिनट में इसे करेंगे। अगर शुरू में करते हैं तो 15 मिनट मेरे को एक बोनस मिलेगा। कैसे? सी लेटर, आई एम श्योर मेरा रिकमेंडेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट शायद फॉर्मल ही लिखते हैं, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल वाला लेटर्स, क्योंकि इसमें लिखना कम होता है, टाइम सेविंग है, स्कोरिंग है, क्योंकि फॉर्मेट्स मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हैं और आजकल का दुनिया में इनफॉर्मल कोई लिखते ही नहीं है। सो ना नेक्स्ट इस पे फोकस करना है, इसमें कम टाइम जाएगा, लाइक यू नो 10 मिनट्स इज एनफ। आई एम गिविंग यू द टाइम लेवरेज, टाइम कैसे कितना दे सकते हैं। ईमेल नोटिस 10 मिनट से ज्यादा नहीं। तो अगर अभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना कम समय में सर हम कभी प्रैक्टिस किए नहीं, तो कर लो भाई, अभी भी 10 दिन है, कर लो, एक पेपर डेली करो, 10 पेपर हो जाएंगे, ठीक। और कैसा पेपर करेंगे, सॉल्व कर लो, जहां पे तुम्हें आंसर्स भी बगल में मिल जाएगा। और ये टाइम मेंटेन करना जरूरी है। दिन में 2 घंटा यू कैन नॉट गिव इट, यू हैव टू गिव इट। इवन इफ यू कांट, यू हैव टू गिव इट। नेक्स्ट 10 डेज सॉरी 2 आवर्स इस पे फोकस करना है, लिखना है। रिमेंबर वन थिंग, लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कितना पढ़ें, पढ़ाई कर सकते हैं, एसेज रेडीमेड पढ़ सकते हैं, लेटर्स रेडीमेड पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, सॉल्व आंसर है उसको पढ़ सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट पढ़ना इज नॉट इक्वल्स टू हाउ मच मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। रिमेंबर, लिखने से ही मार्क्स आता है, हाथ लिख के दर्द होना चाहिए। यू नो फोकस अपॉन राइटिंग, व्हाटएवर यू आर रीडिंग, राइट इट डाउन। इसी से ही ये हर सब्जेक्ट्स में तुम्हें हेल्प करेगा ये वाला फॉर्मूला। सो लेट्स मूव ऑन टू हियर। अगर ये 35 और 15 मिनट्स हो गया तो कम बेसी हम लोगों को 50 मिनट्स, वॉपिंग 50 मिनट्स मुझे मिल जाएंगे। एक ऐसे लगभग 1 घंटा, एक ऐसे में 1 घंटा सोचने में क्या मतलब बहुत अच्छे ऐसे बन सकते हैं। अब इस पे फोकस कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं कैसे एक ऐसे को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये 18 वाला मार्क्स को हम लोग कैसे हिट कर सकते हैं, इस पे बात होना चाहिए, ठीक। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे टीचर पे इंप्रेशन करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। द अप्रोच किस तरीके से, रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्रोनोलॉजी फॉलो करना है, एक भी आगे पीछे नहीं करना है कि हाँ मैं जगह छोड़ के इसको करता हूं बाद में इसको करेंगे ना। डोंट टेक इट माय रिकमेंडेशन, रेस्ट डिपेंड अपॉन यू। ओके फाइन, सो दैट्स इट। सो अगर अब हम लोग टोटल सम अप करें तो इसे पे ज्यादा फोकस हम जनरली देखें कि इसे बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और इस समरी को पहले खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। समरी को हम लोग 2 हिस्से में डालेंगे, एक होगा रफ ड्राफ्ट, दिस इज मस्ट, रफ ड्राफ्ट बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद फेयर ड्राफ्ट जो कि हमको बनाना चाहिए, बना देंगे। ये होगा रनिंग हैंड्स में, दैट हैज टू बी इंपॉर्टेंट। ये होगा रनिंग हैंड्स में, मतलब ग्रिड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और रफ ड्राफ्ट के लिए ग्रिड इज मस्ट, ग्रिड मिसिंग नहीं होना चाहिए, ग्रिड मस्ट है इस पे। और जो क्वेश्चंस रहेंगे 50 वर्ड्स उसको तो फॉलो करना है, दोज आर द रूल्स। ओके फाइन। अब ये समरी कैसे लिखें,
कुछ समझ में नहीं आता। इतना बड़ा चीज को 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। ये 3 बार 4 बार पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ रहा था। जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, वो जो चीज वहां पे बता रहा है उसको इमेजिन करो, एक वर्चुअल सा, उसको एक स्टोरी मानो, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, स्टोरी मानो, उसको इमेजिन करो, खुद को नरेट करो। और ये 15 मिनट में नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के रख लेते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में वो स्टोरी बन जाएगा और फिर आंसर्स लिखने में मुझे फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं होगा। जब तुम बाकी का क्वेश्चंस करके आने वाले हो ना समरी में, तो तब तक वो फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यूज इट डिलिजेंटली, बुद्धि लगा के सोचते हैं। I'll use a sentence over here. Think like a wolf, not like a bull. So, bull नहीं बनने का, wolf बनने का, right? So, again, summary पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छे से समझो कहना क्या चाह रहा है। हमने ऑफन देखे हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समरी लिखने दिया तो पूरा का समरी लिख दिया, आगे पीछे सब कुछ लिख दिया। नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछा है उससे, अब किसी का कैरेक्टर के बारे में पूछा है तो उस पूरा कॉम्प्रिहेंशन से तुम उसका कैरेक्टर लॉन्ग है, टॉल है, शॉर्ट है, वो मत पढ़ के उसी को लिख दो ना। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। पूरा कैरेक्टर्स में हूं, बंदा कहां गया था, कैसे किसी से बिहेव किया था, वो भी उसके कैरेक्टर्स में आते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज यू गो थ्रू द होल कॉम्प्रिहेंशन, बंदा के बारे में एक कैरेक्टर्स बनाओ और उसके बारे में अपना वर्ड्स यूज करो, यूज योर ओन वोकैब, यूज योर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, जस्ट यू हैव टू डिस्क्राइब इट। अगेन वो 50 वर्ड्स से ज्यादा हो जाता है। हमने कोशिश किया था 50 वर्ड्स से ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे आते हैं दूसरा पार्ट, क्या उसमें वो जो वर्ड्स, फॉर एग्जांपल देयर इज एन पर्सन, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, मान लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है कि एक बंदा है, वो बहुत गुस्सा करता है, लाइक इज वेरी एंग्री, फ्यूरियस, मे बी doesn't listen to anyone or something like that। ये comprehension में कह रहा है। ये सब चीज को, इतना सारा adjectives को, इतना सारा words को हम neglect कर देंगे और एक word डाल देंगे, he is an ill behaved boy, that's it। तो पूरा word। next, second style, इस summary को sum up करने का कैसे तरीका है, precisely, don't use simple sentences, don't use compound sentences, compound sentences and, but, so, cut it, make it complex, indeed, despite of, in spite of, and others, like you know the words, make it very like you know complex sentences में लेके जाते हैं, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करेगा do as directed। जितना ज्यादा sentences कर लोगे उससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस घर पे वर्ड्स को सम अप करने के लिए, जो थॉट्स है उसको सम अप करने के लिए। सो की पॉइंट्स, apprehend द कॉम्प्रिहेंशन को पूरा के पूरा समझो और फिर ओन वर्ड्स पे लिखो। डोंट गो फॉर फाइंडिंग आउट। यस, इफ देयर इज अ गुड वर्ड, गुड वोकैब which you have found, you can use it for references or something like that, but not the whole line, not the whole ball। don't pick up lots of words। अब वर्ड्स वोकैब अच्छा नहीं है, सिंपली करो, लेकिन अपने से लिखो। दैट्स व्हाट। अपने से लिखोगे, ऐसे सोच लो, दिमाग में सोच लो, किसी को बताना है, फॉर एग्जाम्पल हमको बताने वाले हो कि वो कॉम्पिटिशन में क्या बताया है, तो तुम जब ऐसा इंसिडेंट को जब बताते हैं, कुछ घटना हुआ है सारा दिन में एक 10-12 घंटा में कुछ तुम्हारा लाइफ में हुआ है, उसको हम जब पूछेंगे क्या हुआ था कल 10-12 घंटे में, मतलब वो क्या हुआ था वहां पे, तो तुम क्या पूरा एक घंटा 1 मिनट का डिटेल्स लेने वाले हो? नहीं, ऐसा हुआ था, बस खत्म कहानी। तो वो अगर हिंदी में कर सकते, वो अगर बंगाली ते करते पारी, ताहले केनो आमरा इंग्लिशे पारबो ना? Think in Bengali, think in Hindi, in your mother tongue, then convert it into English in your own words. Simple. Summary crack हो जाएगा। 2-4 बार try करो, I'm sure you will do good। ये और like one more thing, I'll like to say, वो extra वाला जो portions है, that is very important, जो कि competency base में आया है, creative, title and event। प्लीज प्रैक्टिस अपॉन इट। 2 मार्क्स का पक्का आने का चांसेस लग रहा है इस बार, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक जो दिए हैं आईसीएसई अपलोड किया है, उसमें इसका अलग से 3 से 4 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है। क्रिएटिव टाइटल प्लस इवेंट्स का नेम, दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। इसमें 2 मार्क्स डाल रहे हैं, जो कि आसानी से आ जाएगा, कहीं पे भी डाल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्रिहेंशन में डालेंगे ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जगह पे, या फिर एक क्वेश्चन आंसर हटा के, या फिर
समरी का मार्क्स घटा के, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही कॉम्प्रिहेंशन जगह पे ये एंटर लेने वाला है, तो ये 2 मार्क्स तो आसानी से स्कोर करेंगे, राइट? नाउ लेट्स हैव let's discuss for essay 20 मार्क्स का essay। अब essay पे अलग से बात होना चाहिए, 5 टॉपिक होते हैं। ये पांचों टॉपिक जो होते हैं जनरली नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, argumentative, story based and picture composition. Now let's come to the last one, picture composition. Most of the time students are not being taught in the schools। ये हायर क्लासेस में लाइक यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है या फिर कहीं पे, तो वहाँ पे ये पिक्चर कंपोजिशंस बहुत यूज्ड होते हैं, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि लाइक जनरली प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है तो आप सोच के भी फायदा नहीं है, बट या लेट्स बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आता है। लेकिन आई विल स्टिल से इफ यू हैवंट प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट लास्ट 2 years फॉर 9 and 10, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, स्क्रैप इट। यू हैव 4 ऑप्शन। एग्जाम हॉल में बैठ के ना 4 ऐसे जो पढ़ते हैं, चारों पढ़ते हैं, सॉरी ही और शी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, राइट? यू विल एंड अप इन पजल स्टेट ऑफ माइंड, किसको छोड़ के किसको करे, यार इस पे 2 मिनट 5 मिनट सोच लिए, नहीं 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 ये नहीं होगा, दूसरा को करते हैं, दूसरा सोचते हैं, नहीं 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 ये भी नहीं होगा मुझसे, ये तो मुझसे होता ही नहीं, तीसरा को पढ़े, ये तो मुझसे नहीं होता, चौथा को पढ़े, थोड़ा लिख पाएंगे ये बेहतर है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा, अल्टीमेटली यू विल डू व्हाट 15 मिनट्स गॉन, कुछ सोचा नहीं, जा कौन से ऐसे करे, छोड़ ऐसे छोड़, लेटर में चलते हैं। ये अक्सर हुआ करता है, प्लीज डोंट डू दिस। बी स्पेसिफिक, 1 से 2 टॉपिक स्पेसिफिक, मुझे नैरेटिव करना है तो नैरेटिव और किसी को हो सकता है नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव पसंद है, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पे प्रैक्टिस करके जाए। क्वेश्चन पेपर में मिलते ही नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव के अलावा हम तीसरा, चौथा, पांचवा में देखेंगे भी नहीं, मेरा आईज फोकस रहेगा उस टॉपिक पे, दैट्स इट, और नथिंग मोर नथिंग लेस। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी माय रिकमेंडेशन, आई वुड से गो फॉर द स्टोरी इफ यू कैन, बट स्टोरी सबसे बनता नहीं है, मुझसे भी नहीं बनता, आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वीडियो ओनली, बट I'll say for me I prefer argumentative। argumentative में 18 स्कोर करना बहुत बड़ा बात नहीं है, तो argumentative में मैं बात करता हूँ। अगर किसी को स्पेसिफिकली और ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए, लाइक स्पेसिफिक पोर्शंस पे इसी टॉपिक में से, यू कैन कमेंट मी और लेट मी नो, देन हम उस पर फिर अलग से वीडियो बना देंगे शॉर्ट में। सो लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव जो हुआ, आर्ग्यूमेंटेटिव केसेस में जनरली 4 पैरा करना चाहेंगे, ठीक है, 4 पैरा करना। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड मार्कर इज बेटर देन परमानेंट मार्कर, ये टॉपिक है, एकदम बोगस सा टॉपिक है, इंस्टेंट बनाया, राइट फॉर और अगेंस्ट, फर्स्ट पॉइंट फॉर और अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट नहीं है, फॉर और अगेंस्ट, सो इधर यू आर गोइंग टू फॉर और यू आर गोइंग टू फॉर अगेंस्ट, दोनों में से किसी एक में बात करेंगे, राइट? सो अगर इस टॉपिक पे बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर इज गुड, इज बेटर देन द परमानेंट मार्कर और समथिंग लाइक दैट, ये अगर टॉपिक हुआ तो यहाँ पे पहला जो 4 पैरा है, लास्ट वाला तो ऑब्वियसली कंक्लूजन आएगा, डन। जो दूसरा और तीसरा पैरा होगा वो बॉडी में आता है, और उस बॉडी पे हम लोग बात करेंगे कैसे लाइक ईदर आई विल बी सपोर्टिंग इट्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फॉर में जाने का, यानी कि व्हाइट बोर्ड मार्कर इज बेटर, डन, ये मेरा चॉइस हुआ। अब मैं जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें व्हाइट बोर्ड मार्कर का पॉजिटिविटी के बारे में बताएंगे, क्यों क्यों अच्छा है, क्या होता है, क्या इसमें अच्छा चीज है, इसके पीछे जैसे लिखा रहता है कि स्मूथ है, ये जैसे टॉपिक्स लिखते हैं ये ऐसा कलर्स यूज किया जाता है, ऐसे ब्ला 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 डिफरेंट वेरिएंट्स में आते हैं, तो उसके ऊपर लिखें। दूसरा में मतलब तीसरा पैराग्राफ, वहां पे जाके हम जो मेरा पास परमानेंट मार्कर जिसका अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ, परमानेंट मार्कर, उनकी खराबी के बारे में बताएंगे, जैसे वो मिटते नहीं है, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स हम उस पर लिखेंगे। तो ये हो गया, मतलब एक को काउंटर जिसको सपोर्ट किया उसमें लिखेंगे सेकंड वाला पैरा, थर्ड में मेरा जो काउंटर है उसको खराब दिखाएंगे या फिर उसका नेगेटिविटी के बारे में बताएंगे, वो मेरा थर्ड पैरा, और फाइनली जाके कंक्लूजन करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है इंट्रोडक्शन, दैट इज वेयर द मार्क्स मैटर एंड इंप्रेशन बनता है। वो कहते हैं ना द फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक वहीं से बनते हैं। इंट्रोडक्शन सॉलिड से होना चाहिए, थोड़ा लेंदी होंगे, थोड़ा सा इफ यू कैन पुट कोट्स लाइक अभी जैसे कि एग्जांपल इन द वीडियो आई सेड थिंक लाइक अ वुल्फ,
not like a bull. So this kind of like statements और मे बी कोई great people personalities का दिया हुआ quotes जो तुम्हें याद है instant बना सकते हो. Someone said, नाम नहीं याद आ रहा है, someone said बोल के डाल दो. Like this you can put it out, right? Next, अभी वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर के बारे में बोल सकता हूँ, परमानेंट मार्कर के बारे में बोल सकता हूँ, या फिर मार्कर होता क्या है, लिखने का जो उस लिखने के लिए काम आता है, तो वो लिखने का जो पढ़ाई लिखाई इसमें इसका लाइक यू नो कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है और मे बी इसका कितना इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ऊपर लिखने से क्या फायदा, लाइक यू नो व्हाट आर द व्हाइट बोर्ड्स क्या है, तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द बोलना है, ऐसा लिखना है ताकि किसी को समझ में ना आए कि लाइक यू नो जो रीडर्स है उसको उनको समझ में नहीं आया कि ये बंदा फॉर में जा रहा है कि अगेंस्ट में आ रहा है. मींस न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे टू पिच द टॉपिक क्या है उसका एग्जिस्टेंस. रहा बात स्टोरीज और नैरेटिव, अगर एसेस लिख रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को एक एक्स्ट्रा हेडिंग भी डालना होता है, right? Because narrative जब हो रहे हैं then you are actually explaining a story which has happened with you. It's like you know first person perspective से लिखा जाते हैं. Descriptive में is what you have seen, you have like you know your वो क्या क्या होता है, like you have went to somewhere, वो लिख रहे हैं. But narrative incidents में something which has happened with you, you are the narrator itself. मतलब kind of एक story हुआ तो उसमें heading होना चाहिए. ये स्टोरी वाला में, स्टोरी में तुम किसी का भी स्टोरी लिख सकते हो, बट कोशिश करना है बुक का नहीं उठा के दे देना है, क्योंकि टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स सब बुक्स पढ़े होते हैं. इतना भी नहीं, वो हिंदी भी बैकग्राउंड का भी हो सकता है, बंगाली का, कि बंगाली का स्टोरी लेके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लग दिया, या फिर हिंदी का स्टोरी कोई पढ़ा हुआ है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, स्टोरी से मैचअप हो गया, सॉरी यू आर गोइंग टू गेट कॉट. एंड वंस यू गेट कॉट एक एवरेज सा मार्किंग आएंगे, जीरो तो नहीं डालेंगे, पक्का है. 10, 12, 15 तक नहीं तो जाएगा नहीं, 10, 12 देखिए एक एवरेज सा मार्किंग देना है, तो एवरेज सा मार्किंग देंगे तो एवरेज सा मार्क्स आएगा. ये मार्क्स तो कभी लिखना होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस अपॉन इट. सो दैट्स इट फॉर द discussion of English language. Focus upon competency based questions. As I said, it's available in the website. कोई डाउट्स होते हैं तो इस पे बात करते हैं इस टॉपिक में, और डिटेल्स में कहीं बात करना है तो बात कर सकते हैं. ये नंबर we will hit it, and अगर ये नंबर होते हैं, हिट कर पाते हैं कहीं पे, तो एक मोमेंटम बनेगा, बाकी का सब्जेक्ट्स में भी इसका फायदा होगा, यू नो एक इंप्रेशन बनेंगे और माइंड पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अगर खराब किया तो हर एग्जाम में उसका कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे नेगेटिव. सो फोकस अपॉन इंग्लिश. ये जो 10 दिन है, इस 10 दिन में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स पे हम लोग अभी फोकस कर लेते हैं. लास्ट वीडियो के हिसाब से जो जिस एग्जाम में 2-2 दिन का गैप्स है, उस एग्जाम्स का तैयारी अभी से कर लें अप टू मोस्ट प्रोबेबली 15 और 16 फरवरी तक. 17-18 को एग्जाम देना है, 16 और 17 इंग्लिश लैंग्वेज और थोड़ा बहुत इंग्लिश लिटरेचर के ही आसपास घूमना है. बट ये जो समय है इसमें वो 2-3 वाला सब्जेक्ट्स को अभी से तैयारी कर ले, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज तो रखना ही है क्योंकि वो सामने है, और कॉमर्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, कॉमर्स और कंप्यूटर, हिंदी एंड बंगाली द मेन सब्जेक्ट्स में जो आते हैं, हिंदी या फिर बंगाली, उसको अभी से प्रिपेयर करके रखते हैं. और अपने हिसाब से बायोलॉजी को भी थोड़ा प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम दिन है. बायोलॉजी फिर भी ठीक है, हो जाएगा. केमिस्ट्री में ज़रूर फोकस करते हैं, कॉमर्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा फोकस करते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज इसको तो करते रहना होगा, छोड़ना नहीं है. टिप्स आते रहेंगे, अगला वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर पे होंगे, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है. PYQ बनाओ, सैम्पल पेपर्स बनाओ, सॉल्व पेपर बनाओ, फॉर्मेट्स फॉलो करो, जो फॉर्मेट ICSE ने दिया है बन जाएगा. ऑल द बेस्ट. See you in the next video. Tada.